नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। वर्णमाला के बारे में हम थोड़ा जानेंगे हिंदी में। आपको बता दें कि जो वर्णमाला होती है, इस वर्णमाला में जो ये वीडियो है, इसमें केवल हम स्वरों के ज्ञान के बारे में जानेंगे कि स्वर जब एग्जाम में कोई क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि स्वरों के कुछ भेद आ जाते हैं और जनरली बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि स्वर कौन से होते हैं, व्यंजन कौन से होते हैं, तो और स्वरों के कितने भेद होते हैं, इसके बारे में कभी रैंडमली बताया नहीं जाता है। आज हम इस वीडियो में केवल स्वरों के ज्ञान के बारे में जानेंगे कि स्वर कितने होते हैं और स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है और किन किन स्वरों को किस में रखा गया है, इसके बारे में थोड़ा सा हम इसमें जानेंगे। आपको बता दें, सबसे पहले वर्णमाला में सबसे पहले जो वर्ण होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। और उस ध्वनि को ही क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। कैसे? जैसे मान लो मैंने कोई लाइन लिखी, ये पढ़ी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि होती है। अब ये पूरा क्या है? ये पूरा क्या बन गया? ये भाषा बन गई, पूरी क्या बन गई? ये भाषा बन गई। अब भाषा में जो ध्वनि है क्या है? भा, ये आ का डंडा लगा हुआ है, ये सा लगा हुआ है, ये का लगा हुआ है, ये क्या है? वर्ण है, ये ध्वनि है। भाषा, ये भा क्या है? ध्वनि है। और ध्वनि को ही क्या कहा जाता है? वर्ण कह दिया जाता है। इसलिए याद रखिए कि भाषा की सबसे छोटा इकाई ध्वनि होती है और ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। दूसरा, अब वर्णमाला क्या होती है? तो आपको बता दें, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ये जो वर्ण है, जैसे आपका छोटा आ है, उसके बाद बड़ा आ है, इसको अगर आप व्यवस्थित रख दोगे तो ये क्या कहलाएगा? ये पूरा वर्णमाला बन जाएगी। अब प्रश्न आता है कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? तो आप याद कर लीजिए, हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। अगर एग्जाम में आता है तो 52 ही आपको लगाना है। दूसरा, स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। आपको क्वेश्चन आ जाए कि स्वरों की संख्या क्या होती है, तो आप 11 बोलेंगे। मूल स्वरों की संख्या क्या होती है? 11 होती है। हाँ, अगर आपके में 11 ऑप्शन ना हो तो आपको क्या लगाना होगा? 13 लगाना होगा। 13 क्यों लगाना होगा? क्योंकि इसमें क्या होता है, एक तो ये छोटा अंक और ये अनुस्वार और विसर्ग, ये दो चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं, तो वो 13 कहलाती हैं। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। अगर आपको स्वरों की संख्या आती है या मूल स्वरों की संख्या आती है, अगर आपके ऑप्शन में 11 है, 13 है, तो भी आपको 11 ही लगाना है। अगर 11 नहीं है तो ही 13 लगाया जाएगा, नहीं तो 11 ही माना जाएगा। अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। संयुक्त व्यंजन की बात करें, जो दो शब्दों से मिलकर, दो वर्णों से मिलकर बनते हैं, वो भी 4 हैं। अनुस्वार की बात करें तो अनुस्वार कितने हैं? 1 है। स्पर्श व्यंजन की बात करें वो कितने हैं? 25 हैं। पूष व्यंजन की बात करें वो कितने हैं? 4 हैं। द्विगुण की बात करें वो कितने हैं? 2 हैं। इसे द्विगुण गा बनेगा, इसमें द्विगुण कर लेना। द्विगुण की संख्या कितनी है? 2 है। विसर्ग कितने हैं? विसर्ग 1 है। कुल मिला के अगर मैं इनका टोटल करूं तो देखिए, 11 और 4 15, 4 19, 20, 45 और 49 और 2 51 और लास्ट एक 52, टोटल कितने वर्ण होते हैं? तो आप याद कर लीजिए, टोटल हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है। ऑप्शन में अगर 11, 13 या कोई भी संख्या आती है तो भी आप 11 ही लगाएंगे। उस कंडीशन में 13 लगाया जाएगा जब 11 ऑप्शन में नहीं होगा, तब आपको 13 लगाया जाएगा। परीक्षा सेटर जो एग्जाम सेट करता है वो किस तरह से उसकी मानसिकता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। 11 और 13 में आपको 11 ही लगाना होगा। 13 केवल एक ही कंडीशन में लगेगा कि उसमें 11 ऑप्शन ना हो। अब स्वर की बात करते हैं। मैंने अभी बताया था, इसमें केवल हम स्वरों के बारे में ही जानेंगे। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर कहा जाता है। यानी स्वर कैसे बोले जाते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहा जाता है? वो स्वर कहा जाता है। अब क्वेश्चन आता है, मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। याद कर लीजिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। ये मूल स्वर हैं, कौन कौन से? छोटा आ, बड़ा आ, इ, उ, ऊ, री, ए, आए, ओ, औ, ये बोलना आना चाहिए आपको। आ, ए, ई, ओ, ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ। एक लाइन नीचे लिखी हुई है, अगर अयोगवा
अंगा और अ विसर्ग वाला ये अयोगवाहा बोला जाता है को मिला दिया जाए तो स्वरों की संख्या क्या होती है? 13 हो जाती है। और मैंने आपको बताया था 13 उसी कंडीशन में ऑप्शन पर टिक किया जाएगा जिस कंडीशन में 11 नहीं होगा। अयोगवा के बारे में हम इसी वीडियो में थोड़ा सा पीछे जानेंगे। अगला, स्वर्गों का वर्गीकरण की बात करें तो स्वरों को 6 आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो 6 आधार क्या है? कभी बहुत कम पढ़ा होगा आपने। एक तो उच्चारण के आधार पर, एक जीभ के प्रयोग के आधार पर, एक मुख द्वार के खोलने के आधार पर, एक ओठों की स्थिति के आधार पर, एक हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर और एक घोषत्व के आधार पर। किसके आधार पर? घोषत्व के आधार पर। ये 6 तरीके से स्वरों के को 6 आधार में वर्गीकृत किया गया है। उच्चारण कैसे करते हैं, जीभ का प्रयोग किस तरह से होगा, मुख द्वार के खुलने के आधार पर, होठों के आधार पर, हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर, घोषत्व के आधार पर। सबसे पहला आता है उच्चारण के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? उच्चारण के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है हास्य स्वर, दूसरा होता है आपका दीर्घ स्वर और तीसरा होता है आपका प्लूत स्वर। ये 3 भागों में बांटा गया है। हास्य स्वर की बात करें, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, इसका मतलब केवल एक मात्रा का समय लगता है। कितनी मात्रा का समय लगता है? एक मात्रा का समय लगता है, उसे हास्य स्वर कहा जाता है। जैसे अ, इ, उ, री, इसमें केवल एक ही मात्रा है, इसे हास्य स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर में क्या है? जिनके उच्चारण में हास्य स्वर से अधिक समय लगता है, इसका मतलब कितनी मात्रा का समय लगता है? 2 मात्राओं का समय लगता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे दोस्तों दीर्घ स्वर कहा जाता है। इसमें बड़ी मात्रा आएंगी, जैसे बड़ा आएगा, बड़ी ई आएगा, बड़ा ऊ आएगा, ए, क्योंकि ए किससे मिलकर बनता है? आ और ई से मिलकर बनता है। अब आप कहोगे सर ए तो छोटा है, तो आपको बता दें ए वो बनता है आ और ई से मिलकर बनता है। जब संधि पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा आ और ई ए होते हैं। ठीक है, बड़ा ए आ गया, ओ आ गया और औ आ गया, और ये ओ अंग्रेजी डॉक्टर वाला जो होता है वो आ गया। इसका मतलब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप ये कभी मत सोचें कि जो ए होता है वो हास्य स्वर में जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि ए 2 शब्दों से मिलकर बनता है, 2 मात्राएं इसके अंदर, 2 मात्राएं, इसलिए उसे दीर्घ स्वर की श्रेणी में रखा जाएगा। बाकी हास्य स्वर की श्रेणी में केवल 4 ही शब्द आते हैं। ज्यादातर अधिकांश बुकों में 3 ही शब्द दिए हुए हैं, आई ऊ री को भी इसमें इंक्लूड आप कर लेते हैं। अगला, प्लू स्वर की बात करें, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। किसी को पुकारने या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे राम, सुनो, मेरी बात तो सुनो। संवाद, नाटक का संवाद करते हैं, रावण आ रहा है, ये जो बड़ा ब्लू स्वर लगा रहे हैं ये अधिक मात्रा है तो सिंपल वो राम ही, लेकिन उसको लंबा खींच के आप लगा रहे हैं, इसका मतलब ये क्या कहलाता है? ब्लू स्वर कहलाता है। अगला कह रहा है कि जीभ के प्रयोग के आधार पर। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। अब जीभ में एक तो अग्र स्वर होता है, एक मध्य स्वर होता है और एक पार्श्व स्वर होता है। अग्र स्वर की हम बात करें तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र अग्र मतलब आगे का भाग काम करता है, उसे अग्र स्वर कहा जाता है। जैसे पढ़ो आप, ई ए ऐ, आगे का जो जीभ का पॉइंट है उससे ही आप इनको शब्दों को बोल सकते हैं, ज्यादा मुंह खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ई ए ऐ, ई ए ऐ, केवल आगे का हिस्सा काम कर रहा है। इसे ध्यान रखना कि ई और ए ये किस में आते हैं? अग्र भाग में आते हैं। और मध्य स्वर का मतलब होता है जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग लगता है? मध्य भाग लगता है, आ। तो ये बीच में से बोलता है आ, ओ, धीरे बोलोगे तो बोलने में दिक्कत आएगी, आ। अगला आता है आपका पार्श्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पास से भाग लगता है, पास मतलब पीछे का भाग लगता है, जैसे आ, ऊ, ऊ, ओ, औ, औ। ये सारे भाग किसमें आते हैं? ये पार्श्व स्वर में आते हैं। तीसरा आता है मुख द्वार के खोलने के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं?
स्वरों के 4 भेद होते हैं। पहला आपका होता है विव्रत। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, विव्रत मतलब पूरा खुलना, मुख द्वार कैसा खुलना, पूरा खुलना विव्रत कहलाता है। तो जो आ है वो विव्रत है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है वो विव्रत कहलाता है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है वो अर्धविव्रत कहलाता है। सीधी सी डेफिनेशन है। पूरा मुख द्वार पूरा खुलना विव्रत, मुख द्वार आधा खुलना अर्धविव्रत कहलाता है। आधा में ए अ ए ओ अ ऐ औ औ अर्धविव्रत कहलाता है। ये विव्रत और अर्धविव्रत हो गया। अब आता है अर्ध संवृत। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, आधा बंद रहता है अर्धविव्रत ए ओ, और जिन स्वरों के उच्चारण मुख द्वार लगभग बंद ही रहता है ई उ ऊ, वो संवृत कहलाता है। चौथे नंबर में आपका दिया हुआ है कि होठों की स्थिति के आधार पर, तो याद कर लीजिए अवृतमुखी और व्रतमुखी दो तरीके से होता है। अवृतमुखी का मतलब क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ व्रतमुखी या गोलाकार नहीं है। व्रत मतलब गोल, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। व्रत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सर्किल बोलते हैं। और सर्किल कैसा होता है, गोल होता है। और व्रत के आगे क्या लगा दिया उन्होंने, आ लगा दिया। तो आवृत का मतलब क्या हो गया, आवृत का मतलब हो गया कि गोल ना होना। तो लिखा जिन स्वरों के उच्चारण में होठ व्रतमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, जैसे आ बोल के देखो, ई ए आए, तो इसमें ओ नहीं बनेगा, है ना। अपना जो होठ है वो व्रत नहीं बनेंगे, इसलिए अव्रतमुखी होते हैं। इसके अलावा व्रतमुखी क्या होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ कैसे हो जाते हैं, व्रतमुखी या गोलाकार हो जाते हैं। और आपको पता है जैसे आप इसे पढ़ोगे तो आपके जो होठ हैं वो व्रतमुखी बन जाएंगे, गोलाकार बन जाएंगे। जैसे ऊ ऊ, देखो आप बोल के देखो ओ आओ औ, तो ये कैसे बनेगा, गोलाकार बनेंगे। इसे क्या बोला जाता है, व्रतमुखी बोला जाता है। पांचवा है हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। तो हवा जो है वो नाक से भी निकले, मुंह से भी निकले। एक तो होता है निम्नासिक, जिसे मौखिक स्वर कहते हैं। एक होता है अनुनासिक स्वर। तो निम्नासिक मौखिक स्वर क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल किससे निकलती है, मुख से या कंठ से निकलती है, उन्हें मौखिक स्वर या निम्नासिक स्वर कहते हैं। जैसे आ ई, ये कहाँ से, मुख से निकलेगी या कंठ से निकलेगी। और अनुनासिक होता है जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ कहाँ से निकलती है, नाक से निकलती है। अनुस्वार का मतलब हो गया कि ऊपर क्या बनी होगी, चंद्र बिंदी बनेगी। जैसे आप चांद लिख सकते हो, जैसे आप मुख लिख सकते हो। मुख तो नाक से भी निकलेगी और मुंह से भी निकलेगी, उससे बोलते हैं अनुनासिक स्वर। छठवा आपका है जिसको आप लास्ट बोल सकते हैं, घोषत्व के आधार पर। तो आपको बता दें घोष का अर्थ है स्वर तंत्रिकाओं में श्वास का कंपन। क्या बोलना चाह रहे हैं, घोष का अर्थ क्या है, स्वर तंत्रिका जो होती है हमारी श्वास नली जो होती है उसमें श्वास का क्या होता है, कंपन होता है। और आपको बता दें स्वर तंत्रिका में जब कंपन होता है तो सघोष ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। और सभी स्वर क्या कहलाते हैं, सघोष कहलाते हैं। सघोष कह लो या घोष कह लो, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, रिपीट कर देता हूँ। सघोष कह लो या घोष कह लो, एक ही बात है। अघोष की बात अभी नहीं करेंगे। घोष जहां भी आपको दिख जाए वहां आप मान सकते हैं कि वो सघोष है, और सघोष जहां भी दिख जाए वहां मान सकते हैं आप क्या है, वो घोष है। लास्ट बार एक चीज और रिपीट कर देता हूं कि स्वरों की जो संख्या होती है, वो स्वरों की संख्या क्वेश्चन में आ जाए तो 11, मूल स्वरों की संख्या आ जाए तो भी 11, 11 और 13 ऑप्शन आ जाए तो भी 11। 13 ऑप्शन तभी लगाना है जब 11 ऑप्शन एग्जाम में ना हो। और दो जो स्वर इंक्रीज हो जाते हैं जिन्हें अयोग्यवाह कहा जाता है, इसके बारे में अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। अयोग्यवाह में एक ये और एक ये वाले दो आ जाते हैं। जनरली आप स्वर संख्या होती है 11, जिसमें आ आता है, बड़ा आ आता है, ई आता है, बड़ी आता है, ऊ आता है, बड़ा ऊ आता है, ऋषि आता है,
और आपका ओ आता है, औ आता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2 एक बचा ए और एक बचा आए। 9 और 2 कितने हुए? 11 स्वर होते हैं। इसको अब याद कर लीजिए।